क्या होगा अगर जंग में कोई सिपाही बिना हथियार के चला जाए तो? क्या वो जंग को जीत पाएगा? क्या वो अपने साथियों को बचा पाएगा? क्या वो खुद उस जंग से जिंदा वापस लौट पाएगा? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल पे। और आज जिस फिल्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, उस फिल्म का नाम है हैक्सॉ रिज। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है वर्जीनिया, अमेरिका से। यहाँ एक परिवार रहता है और उस परिवार में रहता है डेस्मंड डॉस, उसका भाई और उसके मम्मी डैडी। डेस्मंड डॉस के पिताजी वर्ल्ड वॉर वन में युद्ध लड़ चुके हैं। उन्होंने उस युद्ध में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है और इस युद्ध में इन्होंने अपने 3 अजीज़ दोस्तों को भी खोया है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि अगर फिर कभी युद्ध होता है तो उनके परिवार से कोई भी सदस्य उस युद्ध में शामिल हो। एक दिन डेस्मंड डॉस उसके भाई से लड़ाई करता है। उस दौरान डेस्मंड उसके भाई को बहुत ज़ोर से मारता है। उसका भाई बेहोश हो जाता है। इस बात से डेस्मंड को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगता है। डेस्मंड के पिता शराबी हैं। वो हर रोज़ शराब पी के आते हैं और उसकी माँ को मारते हैं। ओवरऑल डेस्मंड का बचपन घरेलू हिंसा से भरा हुआ था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि डेस्मंड बड़ा हो जाता है और डेस्मंड भगवान में बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है और हमेशा एक छोटी सी पॉकेट बाइबल अपने साथ रखता है। हर शनिवार को वो भगवान की प्रार्थना करता है और उस दिन कोई भी काम नहीं करता है। एक दिन डेस्मंड चर्च में सफाई कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड जो कि बाहर काम कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है। उसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचता है और उस हॉस्पिटल में उसे एक खूबसूरत नर्स दिखती है। उस नर्स को देख के वो खो सा जाता है और उसके पास चला जाता है। उस नर्स का काम था कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उन लोगों का ब्लड लेना। डेस्मंड भी अपना ब्लड उसे दे देता है। दूसरे दिन फिर से वो उस नर्स के पास पहुंचता है और उस नर्स से वो अपना ब्लड वापस मांगता है और इसी बहाने वो प्रपोज भी करता है। उस दिन वो दोनों डेट पर भी जाते हैं और इस प्रकार से इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। इसी दौरान विश्व युद्ध 2 स्टार्ट हो जाता है। जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है और इस समय पे आर्मी को सैनिकों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इनके गांव और शहर का हर इंसान जंग में जाना चाहता है, अपने देश के लिए अपना योगदान देना चाहता है। डेस्मंड और उसका भाई भी जंग में जाना चाहता है, लेकिन डेस्मंड के पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बात को सुन के वो अपने बेटों को इस जंग में खोना नहीं चाहते। डेस्मंड ने ठान लिया है कि वो भी इस जंग का हिस्सा बनेगा, पर डेस्मंड हिंसा में यकीन नहीं करता। वो अपना डॉक्टर बनकर एक मेडिक के तौर पे अपने देश की सेवा करना चाहता था। सारे लोग जंग में एक दूसरे की जान लेने में लगे होंगे, लेकिन डेस्मंड लोगों की जान बचाने में लगा होगा। फिर डेस्मंड आर्मी कैंप जाने के लिए निकलता है। जाते समय वो नर्स उसे अपनी एक पॉकेट बाइबल देती है जिसमें उस नर्स की एक पिक्चर भी होती है। जब डेस्मंड आर्मी कैंप पहुंच जाता है तो वहां पे यूनिट के सारे लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हवा से बच के रहना, कहीं तुम उड़ के ना जाओ, क्योंकि डेस्मंड बहुत पतला है। कैंप में रहकर डेस्मंड अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करता है और अब बारी है बंदूक उठा के बंदूक की ट्रेनिंग लेने की। लेकिन डेस्मंड बंदूक उठाने से मना करता है क्योंकि वो अहिंसा में विश्वास रखता है। वो लोगों को मारने के लिए जंग में नहीं जाना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए जंग का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन इस बात से आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को ऐतराज हो जाता है। सबके सामने फील्ड पर वो डेस्मंड को बहुत अपमानित करते हैं। दूसरे ऑफिसर्स उसे मनोरोगी साबित करके आर्मी से निकालने की धमकी भी देते हैं, लेकिन डेस्मंड अभी भी अपने आप पे यकीन करता है और वो बंदूक नहीं उठाता है। डेस्मंड के यूनिट में स्मिटी नाम का एक आदमी है। वो डेस्मंड का मजाक उड़ाता है और उसके पतले होने का मजाक उड़ाता है और उसके पॉकेट बाइबल का भी मजाक उड़ाता है। अब तो तब हो जाती है जब वो डेस्मंड की गर्लफ्रेंड का भी मजाक उड़ाता है, लेकिन बदले में डेस्मंड उसे कुछ भी नहीं कहता है। ये देखकर वो सबके सामने उसे मारता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी डेस्मंड जब उसे पलटकर जवाब नहीं देता है तो उसे कायर कह के वहाँ से चला जाता है।
दूसरे दिन डज़्मैन का एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा टेस्ट भी किया जाता है, उसे मनोरोगी साबित करने के लिए, लेकिन डज़्मैन डॉस को मेंटली फिट पाया जाता है। उसे मनोरोगी घोषित करके आर्मी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सज़ा के तौर पे डज़्मैन से टॉयलेट साफ़ करवाया जाता है। उसे बहुत ही मेहनत और बहुत कसरत कराई जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि वो कैंप को छोड़ के घर चला जाए। इतने सारे अत्याचार डज़्मैन के ऊपर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डज़्मैन बंदूक उठाना नहीं चाहता है। एक दिन उसके यूनिट के बहुत सारे लोग आधी रात को उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। दूसरे दिन सार्जेंट वहाँ पे आते हैं और डज़्मैन से कहते हैं कि तुम ये यूनिट छोड़ के ये कैंप को छोड़ के चले जाओ, लेकिन डज़्मैन नहीं मानता है। वो वहीं पे रहना चाहता है और जंग का हिस्सा बनना चाहता है। वो उन लोगों के नाम भी नहीं बताता जिन लोगों ने उसे रात में पीटा था। कुछ दिनों के बाद डज़्मैन डॉस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और जंग पे जाने से पहले वो उस नर्स से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए वो छुट्टी मांगता है, लेकिन उसकी छुट्टी को नामंजूर कर दिया जाता है और तो और उसे जंग में जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। उसका सीनियर ऑफिसर उसे बंदूक उठा के दिखाने के लिए कहता है, लेकिन डज़्मैन डॉस मना कर देता है। वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं बंदूक नहीं छू सकता। तब एक ऑफिसर उसे कोर्ट मार्शल की धमकी देता है और उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। वो नर्स शादी के लिए इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन डज़्मैन उस शादी के लिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसे आर्मी वालों ने कस्टडी में रखा है। अगले ही दिन वो नर्स डज़्मैन से मिलने के लिए जाती है और वो उसे गिव अप करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम बंदूक मत चलाओ, लेकिन इसे सिर्फ हाथ में उठाओ, क्योंकि अगर तुम जेल में चले गए तो फिर किसे बचा पाओगे। लेकिन डज़्मैन का विश्वास खुद के ऊपर अभी भी रहता है और ईश्वर के ऊपर भी भरोसा रहता है। वो ऐसा करने से मना कर देता है। ये सारी बातें वो नर्स डज़्मैन के मम्मी और पापा को भी बताती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद डज़्मैन के पापा आर्मी के एक बहुत ही बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। वो ऑफिसर डज़्मैन के पापा का दोस्त है जो वर्ल्ड वार 1 में इन्हीं के साथ युद्ध को लड़ा था। डज़्मैन के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है कि उसने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार किया है। इस मुकदमे में उसे दोषी ठहराकर कोर्ट मार्शल किया जाने वाला है। लेकिन तभी डज़्मैन के डैडी एक लेटर लेकर वहां पहुंचते हैं। इस लेटर में लिखा था कि डज़्मैन बिना बंदूक के इस युद्ध के मैदान में देश की सेवा कर सकता है मेडिक के तौर पे, और उस लेटर के नीचे आर्मी के सबसे बड़े कमांडर के हस्ताक्षर थे जो युद्ध के बारे में निर्णय लेते हैं। लेटर के बाद डज़्मैन के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को वापस ले लिया जाता है और उसे युद्ध में जाने की मंजूरी भी मिल जाती है। युद्ध में जाने से पहले वो उस नर्स से शादी भी करता है। डज़्मैन और उसका यूनिट जंग की मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक के बाद एक कई सारे ट्रक दिखाई देते हैं जिसमें लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन सारे सैनिक इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि वो जिंदा या मुर्दा अपने घर तक पहुंच पाएं। अभी तक कई सारे सैनिक मृत अवस्था में जंग के मैदान में ही पड़े हुए हैं जिनको कीड़े और चूहे खा रहे हैं। ये सब नज़ारा देख के इनको भी लग रहा है कि क्या हम भी जिंदा वापस लौट पाएंगे। इनकी जंग का मैदान समंदर के किनारे से थोड़ा ऊपर है और वहाँ पे इनका दुश्मन मतलब कि जापानी सेना है। इससे पहले ये 6 बार हमला कर चुके हैं। हर बार सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी है। अब 7वीं बार डज़्मैन और उसकी यूनिट ऊपर चढ़ने वाली है जापानी सैनिकों पर हमला करने के लिए। ऊपर का नज़ारा देखकर सब लोगों का दिल दहल जाता है। सारे जापानी सैनिक अपने बंकर्स में छुपे हुए हैं क्योंकि अमेरिकी सैनिक हवाई हमला कर रहे हैं। ये सब लोग ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अभी ऊपर चढ़े भी नहीं थे कि खून टपकना शुरू हो जाता है। वहाँ ऊपर सिर्फ आग और धुआं है और जमीन के ऊपर खून से लथपथ अनगिनत लाशें दिखाई दे रही हैं। तभी इन लोगों के ऊपर जापानी सैनिक हमला कर देते हैं और इनके और दुश्मन के सैनिक घायल होने लगते हैं और मरने लगते हैं। इस दौरान मेडिक के तौर पर डज़्मैन अपनी सेवा देना शुरू करता है। अमेरिकी सेना बहादुरी से आगे बढ़ती है और दुश्मन के 2 बंकर तबाह करने में कामयाब भी हो जाती है। इसी बीच डज़्मैन स्मिटी को दुश्मनों से बचाता है। वही स्मिटी है जिसने कैंप में डज़्मैन को मारा था। इससे डज़्मैन अपने काम में जुट जाता है। वो एक सैनिक को बचा रहा था, तभी वहाँ पे एक दूसरा मेडिक आता है। डज़्मैन से कहता है कि इसे मॉर्फिन दे दो और आगे बढ़ो क्योंकि ये नहीं बचने वाला है।
लेकिन डज़मैन यहाँ किसी को मरने के लिए छोड़ने नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे लोगों को बचाने आया है और वो यही कर रहा है। वो उस घायल सैनिक को उठाता है और नीचे इलाज के लिए कैंप में भेजता है। उसे नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा या कौन मरेगा। उसका काम है कि लोगों को यहाँ से उठाओ और इलाज के लिए नीचे भेजो, और वो यही कर रहा होता है। लड़ते लड़ते, गोली बारूद चलाते चलाते और मरते मारते अब रात हो जाती है। सब लोग थके हुए होते हैं, अंधेरे में थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, लेकिन डज़मैन अभी भी घायल लोगों को नीचे भेजने में लगा हुआ है। वो आराम नहीं करता है, वो अपना काम जारी रखता है। लेकिन इस बार स्मिटी उसकी मदद करता है घायलों को बचाने के लिए, और देर रात साथ में आराम करते हैं। इस जंग के माहौल में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और स्मिटी डज़मैन से माफ़ी मांगता है। दूसरे दिन सवेरा होते हुए जापानी लोग अपने बंकरों से बाहर निकलते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं, और इनके बहुत सारे लोग घायल होने लगते हैं और बहुत सारे लोग मरने भी लगते हैं। अब अमेरिकी सेना के पास वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अभी ये लोग हवाई हमला मंगाते हैं और अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में शिप्स वहाँ पे हवाई हमला शुरू कर देती है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन डज़मैन अभी भी घायलों को बचाना चाहता है। इसी बीच स्मिटी को गोलियां लग जाती है। इसी दौरान डज़मैन अपने पतले शरीर लेकिन बहादुरी भरे कंधों पर स्मिटी को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब देर हो जाती है। स्मिटी मर जाता है। सारे लोग नीचे उतर के कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। ये सब नज़ारा देखकर और स्मिटी को मरा हुआ देखकर डज़मैन बहुत भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। अभी उसे धुएं में से आवाज़ आती है, मेडिक मुझे बचाओ, और वो उस आग में, उस धुएं में गायब हो जाता है। हाँ, उसे एक आदमी मिलता है जो मदद मांग रहा था। उसे वो खींच के लाता है। तभी एक और आदमी उससे मदद मांगता है और तब वो उसे मॉर्फिन देता है और पहले आदमी को रिज के पास लेके आता है। लेकिन अब अकेला यहाँ से इस आदमी को नीचे कैसे ले जाए। तब उसे वहाँ एक रस्सी दिखती है और उस रस्सी में उस आदमी को बांध के उसे धीरे धीरे नीचे भेजने लगता है। वहाँ पे पहरा देने वाले 2 सैनिक उसे देख लेते हैं, रस्सी से छुड़ा के कैंप में इलाज के लिए लेके जाते हैं। फिर वो दूसरे घायल सैनिक को भी इसी तरीके से नीचे भेजता है, फिर तीसरे सैनिक को भेजता है, फिर चौथे सैनिक को भी नीचे भेजता है। इस तरीके से एक के बाद एक जितने भी सैनिक वहाँ पे घायल मिलते हैं उन सबको नीचे भेजने लगता है। इसी दौरान हवाई हमला भी बंद हो जाता है। जापानी सैनिक अपने बंकर से बाहर निकल के जो लोग घायल हैं लेकिन जिंदा हैं उन्हें मारने लगते हैं। डज़मैन उन्हें देखकर छुप जाता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद डज़मैन फिर से अपने काम में जुट जाता है और कुछ लोगों को बचा के वो नीचे भेजने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जापानी लोगों ने डज़मैन को देख लिया है और वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तब वो एक सुरंग में जाके छुप जाता है और ये सुरंग उन्हीं के बंकरों में जाती है। वहाँ वो छुपते छुपते बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो छुपा हुआ था तब उसे एक जापानी घायल सैनिक दिखता है। भी वो मॉर्फिन देता है और बैंडेज देता है और वहाँ से निकल आता है। अब अंधेरा हो जाता है और अभी भी डज़मैन ऊपर घायलों को बचा रहा है। वो ऊपर से लोगों को रात भर नीचे छोड़ रहा है। एक के बाद एक उसके यूनिट के बहुत सारे लोगों को नीचे पहुंचा रहा है और तो और जापानी लोगों को भी वो नीचे भेज रहा है। वो थक के चूर हो जाता है। उसके हाथ छिले हुए होते हैं। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई है, लेकिन अभी भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, एक और को बचाने में मेरी मदद करो। और वो फिर से उठ के अपने काम में जुट जाता है। पूरी रात डज़मैन अपने साथियों को नीचे भेजता रहा एक एक करके। अब सवेरा हो गया है लेकिन अभी भी डज़मैन लोगों को बचा रहा है। उसे उसका सार्जेंट भी दिख चुका है। उसकी टीम का एक बॉडी बिल्डर भी उसके साथ है। उस बॉडी बिल्डर को भी अपने कंधों पर उठाता है और रिज से नीचे छोड़ता है। बारी है सार्जेंट को बचाने की, लेकिन अब तक जापानी लोगों ने उसे देख लिया है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। जापानी लोगों की गोली उसके हेलमेट को छूकर निकल जाती है। धीरे धीरे वो अपने सार्जेंट के पास पहुंच जाता है। सार्जेंट को खींचते हुए ले जाता है वो रिज की ओर और सार्जेंट उसे कवर देता है। इस तरीके से वो रिज तक पहुंचते हैं और सार्जेंट को नीचे भेजते हैं। लेकिन फिर से उसे एक आखिरी सैनिक दिखता है जो घायल है और मदद के लिए पुकार रहा है। वो रस्सी से बांधता है और उसके साथ खुद भी नीचे कूदता है। नीचे से बाकी सैनिक उसे कवर देते हैं और तरीके से डज़मैन भी खुद वापस जिंदा लौटने में कामयाब हो जाता है। अब तक डज़मैन ने 75 सैनिकों की जान बचाई है। वो सबका हीरो बन चुका है। 75 लोगों की जान उस अकेले ने बचाई है। डज़मैन इन सभी बंदूकधारी सिपाहियों से कई गुना ज़्यादा मजबूत निकला। बिना बंदूक और बिना हथियारों के वो इतने लोगों की जान बचा के अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था।
उसके शरीर की बनावट ऐसी है से उसे आर्मी में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके हौसले, आत्मविश्वास और ईश्वर पे भरोसा किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावटी से कई गुना ज्यादा निकले। अगले दिन शनिवार है और शनिवार को डज़मैन कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन उसके यूनिट के सिपाही उसके बिना लड़ाई पे जाना नहीं चाहते हैं। वो ऊपर सिर्फ डज़मैन के साथ ही जाना चाहते हैं। डज़मैन अपनी पॉकेट बाइबल हाथ में लेता है और शनिवार की प्रार्थना करता है। उस दौरान उनकी यूनिट डज़मैन का इंतजार करती है। अब वो लोग ऊपर जाते हैं और सभी लोग बहादुरी से अपना काम करने लगते हैं। बीच अपने साथियों को एक बम से बचाते हुए डज़मैन का पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और बाकी सैनिक उनको नीचे भेजने लगते हैं। तभी डज़मैन अचानक से कहने लगते हैं, मेरी बाइबल, मेरी बाइबल। सैनिक उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको कैंप में दूसरी बाइबल मिल जाएगी। लेकिन डज़मैन को उन्हीं की बाइबल चाहिए हुई थी कि वो उन्हें उनकी पत्नी ने दी थी और उनका एक साथी उस युद्ध भूमि में उनके धमाके और गोलियों के बारिश के बीच में लाशों के ढेर में एक छोटी सी पॉकेट बाइबल ढूंढने जाता है। वो छोटी सी पॉकेट बाइबल जो डज़मैन की है वो उसे ढूंढ लेता है। फाइनली अपने बाइबल को लेकर डज़मैन नीचे आते हैं। इस दिन जंग का आखिरी दिन था। अमेरिकी सेना जंग जीत लेती है। डेज़मैन डॉस जंग में गोली बारूदों के बीच साहस दिखाने के लिए उच्च सम्मान प्राप्त करते हैं। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। डज़मैन डॉस और डोरोथी, जो वो नर्स थी, आखिर तक साथ में रहे। नर्स का एक्सीडेंट एक कार एक्सीडेंट में 1991 में हुआ था। डज़मैन का दुखद निधन मार्च 2006 में हुआ था। तब वो 87 साल के थे। आज भी उनके साथी जिनकी जान उन्होंने बचाई है वो डज़मैन डॉस के शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में इसी तरह के धांसू मूवीज़ को लेकर के।